Hello everyone, I'm Justina Paris and I'll be discussing the news analysis of the day, that is the 6th of July 2024. तो आज इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है दोनों द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट वी सी अ मेजर न्यूज पेपर में कवर किया है द इलेक्शंस ऑफ यूके। तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? इट इज कियर स्टारमर। ठीक है, इनका नाम क्या है? कियर स्टारमर। सो ही इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। पहले कौन थे? ऋषि सुनक थे। सो ये बने हैं मेनली कमिंग फ्रॉम द लेबर पार्टी। ओके, और जो हमारे ऋषि सुनक थे ऑफ इंडियन ओरिजिन, he was from the conservative party. Okay, and now we know that conservative party actually was in the House of Commons. उस दिन की लोकसभा को House of Commons कहते हैं। Okay, around 650 members होते हैं यहाँ पे, and 14 years we see the conservative government जो है that was coming into power for 14 years. लेकिन अभी हम देखते हैं they have got about 412 seats. The Labour Party has won the majority and we have the person that is Keir Starmer who is the Prime Minister. तो ये GK के लिए पूछ सकते हैं। Let's proceed to the next question, to the next article. The next article again given in the Hindu, ये बताता है कि डिफेंस हमारा प्रोडक्शन जो है ये कितना गुना बड़ा है। इट हैज बीन ऑफ कोर्स वैल्यू के हिसाब से देखें तो 1.27 लाख करोड़। ठीक है, लाख करोड़, इतना ज्यादा हमने प्रोडक्शन किया है इस वैल्यू का, एंड दिस इज द हाईएस्ट, इट्स अ न्यू हाई रिकॉर्ड ऑफ 23-24। Okay, now what is the reason for the high defense sector? That is because of government की दूसरे initiatives. We have already seen in the previous क्लास, जैसे हम IDEX की बात करते थे, मैंने एक वीडियो में कवर भी किया है with regard to what is IDEX. यहाँ पे क्या होता है? There is a collaborative effort of the industry, the startup, the government, साथ में मिलके कॉन्ट्रैक्ट्स लेके this is going to produce different defense equipments. तो ये IDEX है, innovation for defense excellence, right? Apart from that हम देखते हैं हमारे अलग अलग schemes आते हैं, for example Make in India scheme, Startup India scheme. This is increasing the private contribution या private collaboration in the defense sector. इनके अलावा हम ये देखते हैं कि FDI के रूल्स को थोड़ा लीनियंट बनाया है, राइट? तो FDI आ सकता है 74% थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, राइट? वी नो कि दो रूट होते हैं, एक ऑटोमेटिक होता है, दूसरा अप्रूवल रूट होता है। अप्रूवल रूट यानी कि इट रिक्वायर्स गवर्नमेंट परमिशंस, एक्सेस रेगुलेशन होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट रिक्वायर्स लेस ऑफ दिस गवर्नमेंट रेगुलेशंस, राइट? डायरेक्टली आ सकता है थ्रू द प्राइवेट सेक्टर। So we have 74%. तो ऐसे सब करके we know that अभी जो वैल्यू के टर्म्स में हम देखते हैं, this is one of the highest ever growth with regard to indigenous defense production. खुद हमने बनाया है। But it is starting to know that India is still one of the world's topmost importer of weapons. यानी कि इंडिया जो है, it is the top importer of weapons. और ये हमको कैसे पता चलता है? एक रिपोर्ट है सिप्री। ओके, सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रिपोर्ट हमको बताता है दैट इंडिया इज द टॉप इंपोर्टर इन द वर्ल्ड फॉर आर्म्स। और हम कहाँ से लेते हैं ये? इट इज थ्रू रशिया। ठीक है, वी हैव सीन विद रिगार्ड टू, अगर सुखोई हमारा जो MiG-29 है, Sukhoi है, we are taking a lot of fighter jets and all of that from Russia, right? Submarines पहले भी हम लेते थे, and now विक्रमादित्य की अगर बात करें, so a lot of examples that you can talk about जब we are taking, what are we taking from Russia? But अगर हम question आता है which is the top most exporter in the world, क्योंकि इंडिया तो importer है, तो who is the world's top exporter of defense weapons? कौन है ये? दिस इज USA.
ठीक है, तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं जब कोई अगर ऐसा आर्टिकल आता है विद रिगार्ड टू इंडियाज एंड द अदर रिलेशंस और द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. Let's proceed to the next article. Now this is given in the Indian Express. Okay, now the article of course is nothing very important, but यहाँ पे कुछ bodies के बारे में questions आ सकते हैं, तो आइए देखते हैं. The first thing we remember is about the National Commission for Women. तो यहाँ पे उन्होंने FIR फाइल किया है किसके अगेंस्ट? TMC चीफ मोइत्रा, ठीक है, दैट इज महुआ मोइत्रा के खिलाफ उन्होंने, बिकॉज शी सेड समथिंग अगेंस्ट द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. तो जो TMC चीफ है दैट इज महुआ मोइत्रा, इन्होंने किनके खिलाफ बोला है? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के चेयरपर्सन के खिलाफ. सो यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस बॉडी दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्टैट्यूटरी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है ये किसी एक्ट से बना है. सो लेट अस सी व्हाट इज द एक्ट. द एक्ट इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट ऑफ 1990. ओके, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट ऑफ 1990. सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. एंड द बॉडी वाज फॉर्म्ड 2 years लेटर, दैट इज 1992 में ये बॉडी फॉर्म होती है. यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव है एडवाइस करना कि गवर्नमेंट को विद रिगार्ड टू डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं राइट्स ऑफ वुमेन. ये एक आवाज बनती है, उनकी आवाज बनती है टू रेज देयर इश्यूज एंड देयर कंसर्न्स. So what are the major topics that they take up? जैसे कि डाउरी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बोथ इन द पार्लियामेंट एज वेल एज विद रिगार्ड टू जॉब्स. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. एक जेंडर पे गैप, राइट, वी नो दैट जेंडर पे गैप क्या होता है? जब the male and the female are getting different salaries for the same amount of work, that is gender pay gap. ठीक है, तो ये सब जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन होता है इन द ऑफिसेज, राइट, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब देखती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. अभी उनके चेयरपर्सन कौन है? हु इज द चेयरपर्सन और द चेयर वुमन? इट इज अ वुमन, ऑफ कोर्स, फॉर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इट्स ऑलवेज अ वुमन, एंड दिस इज रेखा, राइट, रेखा शर्मा. All right, so now we have seen about the National Commission for Women. We have seen about this article. So let's proceed to the next issue. Next है given in the Indian Express. तो ये क्या बताता है? ये कहता है कि सेंटर अभी कंसिडर कर रहा है to start the sale, to resumption, यानी to start the sale of rice to various states. Okay, now we will understand what does this mean. यहाँ पे we have the center. We know what generally happens. जो farmers हैं, right, farmers करते हैं क्या? they are produced to the government, है ना? कौन से रेट में? तो they are giving the grains to the government at some price called as MSP. You remember what is MSP? The minimum standard, minimum support price. So this price जो गवर्नमेंट देती है फार्मर्स को, इसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट. अराउंड 23 क्रॉप्स के लिए ये होता है. एंड फार्मर जो ग्रेन्स देते हैं टू द गवर्नमेंट, वो क्या करती है गवर्नमेंट उस ग्रेन्स के साथ? इट विल ऑफ कोर्स ट्राई टू ऑल्सो कीप सम एज अ बफर स्टॉक, है ना, कि अगर कल कोई कैलामिटी आती है, कोई ड्राउट होता है, राइट, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑल्सो कीप्स सम बफर स्टॉक इन दैट केस. एंड ये जो गवर्नमेंट जो हम बात कर रहे हैं, कौन ऐसा एजेंसी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब काम करता है? टेकिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ ग्रेन्स, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. हु इज दैट? दैट इज योर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो रिमेंबर वंस अगेन, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस क्विकली. फार्मर्स, ओके, सो वंस अगेन, फार्मर्स की अगर हम बात करें, फार्मर्स देते हैं गवर्नमेंट को ग्रेन्स, राइट, और उनको क्या मिलता है? गवर्नमेंट क्या देती है उनको? MSP. ओके, दैट इज द
मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन डिसाइड करता है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिस्कस्ड बाय द CACP। CACP क्या है? कौन बताता है ये CACP? CACP is what? It is mainly the Commission for Agricultural Cost and Prices. So this is the one that recommends कि क्या रेट होना चाहिए। According to a formula ये रेट देता है कि ये इतना अमाउंट गवर्नमेंट को फार्मर्स में देना चाहिए। गवर्नमेंट के सेक्टर में हु इज द बॉडी दैट इज गोइंग टू वर्क? दैट इज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो मेंटेन करता है सर्टेन stocks, buffer stocks. Okay, this is one of the major functions. Of course, it has number of other functions as well. पर अभी समझते हैं what exactly is the Food Corporation of India. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। और कौन सी मिनिस्ट्री है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये सेटअप हुआ था 1965 में। नाउ वी नो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज ये एक्ट से बना था। कौन सा एक्ट है? दैट इज द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1964। तो इनका हेडक्वार्टर्स जो है न्यू दिल्ली में है। ओके, द FCI का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। एंड दिस इज एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसेस ऑफ व्हाट डज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डू। लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। तो यहाँ पे हमारा फार्मर है। फार्मर किसको देगा? फूड क्रॉप्स को देगा। वी सॉ दैट इट इज गिविंग द सेंटर। सेंटर में कौन सी बॉडी? द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन से रेट में ये फार्मर्स को से क्रॉप्स ले रहे हैं? दिस इज थ्रू MSP। MSP कौन डिसाइड करता है? दैट इज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये डिस्कस करता है, ये रेकमेंड करता है एंड फाइनली अनाउंस कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ये कमिटी डिस्कस करती है कि ये अनाउंस करती है, फाइनली रिलीज करती है। ठीक है, सो नाउ वी नो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास वी हैव द एक्सेस स्टॉक्स दैट आर कमिंग। दिस विल ऑल्सो इंश्योर नॉट ओनली बफर स्टॉक, इट विल ऑल्सो इंश्योर कि प्राइस मेंटेन रहे, देयर इज नो वॉलेटिलिटी इन द प्राइसेस। सो प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए भी अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ जब we understand Food Corporation of India also sells this extra buffer stocks to the state governments. Okay, at what prices? At central issue price. ठीक है, ये allocation होता है central issue price में, and we see that the state governments then give it to your fair price shops. What are fair price shops? You must have heard of ration shops, है ना, जहां पे एक लंबी लाइन होती है, आपको आपका राशन दिखाना होता है और फिर आपको राइस एंड व्हीट मिलते हैं एट अ वेरी लो रेट, है ना, 2 या 3 या 5 रुपए में मिलते हैं पर केजी। सो दैट इज योर राशन और योर फेयर प्राइस शॉप्स। तो ये फेयर प्राइस शॉप्स किसके लिए बने हैं? दीज आर फॉर योर बेनिफिशरीज, दीज आर मेड फॉर योर पीपल। ओके, मेनली और बिलो पॉवर्टी लाइन के जो है उनको ये मिल जाती है दीज क्रॉप्स एट अ वेरी वेरी लो रेट। ठीक है, सो दिस इज एट सेंट्रली इशू प्राइसेस, जो सेंटर इशू करता है। इस प्राइस में वी हैव द क्रॉप्स दैट आर गिवन टू द पीपल। सो यू अंडरस्टूड द होल प्रोसेस, जहां पे फार्मर से लेके ये कैसे पहुंचता है लोगों तक। वी अंडरस्टूड दैट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल्सो अबाउट वन मोर एस्पेक्ट। अभी क्या कह रहा है? नाउ वी हैव द सेंटर हु इज गिविंग द बफर स्टॉक और द एक्सेस टू द पीपल और टू द स्टेट्स थ्रू अ स्कीम जो है ओपन मार्केट सेल स्कीम। ठीक है, ये समझते हैं ये स्कीम क्या है। नाउ व्हाई आर वी आल्सो डूइंग? बिकॉज राइस अभी क्या हो रहा है? एक्सेस मिला है, एक्सेस में मिला है, इसके कारण हम ये स्टेट्स को दे रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ओके, सो ओपन मार्केट सेल स्कीम की अगर हम बात करें, वी अंडरस्टैंड कि दिस इज मेनली जब कोई एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, सरप्लस में होता है, दैट इज ओनली ऑफ व्हीट एंड राइस। तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है प्राइस और इवन टू रेगुलेट द प्राइसेस इन द ऑफ व्हीट इन द ओपन मार्केट, ये देती है स्टेट्स को। Okay, Food Corporation of India is giving to the states for 2 things. One is because it is in surplus and the second is prices को regulate करने के लिए, ताकि there is not much volatility in the market, right? तो ये states को कैसे देती है? Through auction, e-auction.
ओके, प्रोसेस क्या होता है? ऑक्शन के थ्रू। एंड हम देखते हैं ये वीकली ऑक्शंस होते हैं, वीकली ऑक्शंस होते हैं। वीट के लिए वी सी दैट इज द साइट या प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज NCDEX, दैट इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। तो यहाँ पे ऑक्शनिंग होता है, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग एग्रीकल्चर एंड अदर कमोडिटीज। ठीक है, सो वी हैव सीन व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट सेल स्कीम। ये दो चीजों के लिए होता है, अगर FCI के पास ज्यादा स्टॉक है तो ये देते हैं स्टेट्स को, एंड अगर हमको प्राइस रेगुलेट करना है तो भी हम ये सेल स्टेट्स को ऑक्शन के थ्रू दे देते हैं। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड, सो दिस इज नाउ गोइंग टू हैपन फॉर राइस। ठीक है, इट्स गोइंग टू हैपन फॉर राइस। लेट्स अंडरस्टैंड अनदर जीके फैक्ट, जैसे कि अभी मेंशन किया था खरीफ क्रॉप्स, राइट? खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, ज़ैद क्रॉप्स। सो इट इज रिटन एज राइस इज अ खरीफ क्रॉप, राइट? इन द आर्टिकल इट वाज मेंशन्ड। तो दूसरे क्रॉप्स के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। खरीफ जो है, इनका जो सोइंग टाइम है इट इज मई टू जुलाई, ठीक है, और इनका हार्वेस्ट, ये फसल मिलती है सितंबर से लेके अक्टूबर तक। यहाँ पे हम देखते हैं रेनी सीजन में मोस्टली दीज क्रॉप्स आर देयर बिकॉज दे ऑल्सो रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर। तो कौन से हैं ये? दिस इज राइस, जवार, बाजरा, कॉटन, जूट, मेज, शुगरकेन, ये सब आपके खरीफ क्रॉप्स हैं। The next crop is your rabi crop. Rabi crop mainly winter season यानी कि अक्टूबर दिसंबर में इनको सो करते हैं, एंड इनकी फसल मिलती है अप्रैल मई में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं the crops like wheat, gram, pea, potato, barley, oat, oil seed, onion, ये सब आते हैं राबी क्रॉप्स में। एंड फाइनली यू हैव द ज़ैद क्रॉप्स, जो समर सीजन में इनका सोइंग होता है, एंड वी फाइंड दैट इनका हार्वेस्ट मेनली मार्च और जून, इस टाइम पे यू विल फाइंड दीज आर द मोस्ट ऑफ द सीजनल फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि क्यूकम्बर, वाटरमेलन, मैंगो, पम्पकिन, ये सब जो आते हैं, दिस इज मेनली द ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, सो दिस कैन बी अगेन अ क्वेश्चन विद रिगार्ड टू योर जनरल knowledge. Let's proceed to the next article that is given in the Indian Express. तो यहाँ पे भी जनरल फैक्ट्स के लिए ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। This is giving a term called as aphelion. Okay, now let's understand what it is, and we're going to understand some more terms that are also not mentioned in the article. तो यहाँ पे हमारा है sun. Sun के around we know there's a orbit which the earth revolves, है ना? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और ये जो ऑर्बिट है ना, ये सर्कुलर नहीं है, इसका जो शेप है इट इज एलिप्टिकल। ठीक है, द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल, एंड जो सन है इट इज नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर। दैट मीन्स जब भी हम ऑर्बिट करते हैं, देयर विल बी वन डिस्टेंस वेयर द अर्थ विल बी क्लोजर टू द सन, एंड दूसरे जगह देयर विल बी ऑल्सो रीजन जहां पे द अर्थ विल बी वेरी फार फ्रॉम द सन, बिकॉज इट इज नॉट इक्वी डिस्टेंट। ये जो ऑर्बिट, ये जो सन है, ये एकदम सेंटर में नहीं है। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन। जब भी अर्थ इज क्लोजर एट द क्लोजर एंड ऑफ द सन, इसको हम कहते हैं अ टर्म कॉल्ड एज पेरिलियन। ओके, पेरीहीलियन, जस्ट समथिंग सिमिलर टू रिमेंबर। हीलियन का मतलब है, हेली का मतलब है सन, ओके, दैट मीन्स क्लोज टू द सन, पेरी क्लोज टू द सन। एंड वी हैव वन द रीजन जहां पे जब अर्थ पहुंच जाता है टू द फारेस्ट एंड ऑफ द सन, यहां पे ये फार है। Okay, what is it called? That is called as aphelion. So article था aphelion के बारे में. Why are we discussing about aphelion now? Because we recently were at the aphelion end of the sun. So that therefore ये aphelion जो है, इसका डेट आता है मोस्टली जुलाई में। इस बार आया है 4th जुलाई, बट वी कैन अंडरस्टैंड 2nd या 4th जुलाई के बीच में we have the aphelion that is there. सिमिलरली अगर पेरिलियन की बात करें, ये पॉइंट हम पहुंचते हैं जनवरी के महीने में, जनवरी के 2nd to the 4th, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जैन के 2nd to the 4th, इस टाइम पे वी रीच पेरिलियन। सो यू नीड टू नो द मंथ्स, बिकॉज ये कांस्टेंट रहेंगे, मंथ्स कांस्टेंट, डेट में चेंज। ओके, सो जनवरी पेरिलियन, अफिलियन इज जुलाई, एंड 4th जुलाई फॉर दिस ईयर। एंड देयर इज वन मोर सच टर्म, और एक टर्म है, बिकॉज वी नो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के भी सराउंडिंग क्या होता है, देयर इज अ मून, अ नेचुरल सैटेलाइट जो रिवॉल्व करता है।
अभी सिमिलरली मून भी है जो वन एंड में क्लोजेस्ट टू द अर्थ है एंड द सेकेंड टाइम इट मे बी फार एंड ऑफ द अर्थ. सो whenever it is at a close end at the of the earth, इसको हम कहते हैं perigee. इसको हम कहते हैं perigee. On the other hand, when it is far away from the earth or far away on the orbit of the earth, it is called as apogee. ठीक है, तो ये दो टर्म्स भी आपको ध्यान में रखना है. Let us also understand some more terms with regard to the rotation revolution. You must have heard this term called as summer solstice. Okay, summer solstice का मतलब क्या है? This is the day, okay, of called as 21st June. है ना, योगा दिन भी कहते हैं, योगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. नाउ 21st जून, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इस दिन में द सन इज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द लॉन्गेस्ट डे. ये दिन हमेशा द ड्यूरेशन ऑफ डे इज लॉन्गेस्ट. Okay, longest day, and for which part? Mainly for the northern hemisphere. Northern hemisphere के लिए, that means जो equator के northern hemisphere के लिए ये दिन 21st June experiencing long day. वैसे ही you have the shortest day, that is called as the winter solstice. जो अपना विंटर सोलिस्टिस है ये पड़ता है ऑलमोस्ट 22 दिसंबर के आसपास, राइट, 22 दिसंबर. और इस टाइम पे विंटर है बिकॉज वी ऑल्सो सी दैट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वी एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे. We experience the shortest day. Why? Because sun is directly following or falling on the Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. So we have understood some important facts. One is the shortest or the longest night की अगर हम बात करें, okay, longest night or the shortest day, however you can remember it, it is winter solstice, and longest day summer solstice. So remember all of these terms because ये पूछ सकते हैं अगर कोई पैसेज आता है ऐसे. जो नेक्स्ट आर्टिकल है, this is economics concept, that is the balance of payment. Let's first understand the context of the article. आर्टिकल ये बताता है कि हमारा करंट अकाउंट जो है it has been a surplus, okay, for the fourth quarter, जो जैन मार्च का क्वार्टर है 23-24 का, यहाँ पे हम surplus देखते हैं. बट इसके लिए आपको मेजर कॉन्सेप्ट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट ये समझना जरूरी है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट? नाउ यू कैन ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट विद मी, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट होता है. बैंक्स भी एक स्टेटमेंट्स रखते हैं, तो वैसे ही एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट होता है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करती है एक कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. यूजुअली एक साल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस एक कंट्री करती है, जैसे इंडिया दूसरे कंट्रीज के साथ करती है, दैट इज मेंटेन्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये दो कंपोनेंट होते हैं इसमें. आइए समझते हैं दोनों कंपोनेंट्स. पहला है करंट अकाउंट, ओके, करंट अकाउंट, एंड द सेकंड इज कैपिटल अकाउंट. सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन. यहां पे आपको याद रखना है जब भी, ओके, द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इट मेनली शोज कि हम कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, राइट. सो व्हेनेवर मनी कम्स इन इट इज पॉजिटिव, व्हेनेवर द मनी गोज आउट इट इज नेगेटिव. ठीक है. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बताता है द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. इट टेल्स कि आपकी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है. अगर ये सी दैट बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है लोन के पेमेंट्स में, दैट मीन्स इट्स ऑफ कोर्स अ प्रॉब्लम, या डेफिसिट में है, एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. जब भी हम देखते हैं कंट्री जो है डेट में है, बहुत सारा लोन पेमेंट करना है ना, और पैसे उनके पास ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ऑफ कोर्स अ क्राइसिस सिचुएशन फॉर द कंट्री. सो दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ क्राइसिस.
Now let us understand what are the components, क्या पैसा आ रहा है, क्या पैसा जा रहा है. Let us understand what it is all about. तो अगर हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, आर्टिकल में भी बताया है करंट अकाउंट, दैट इज सजेस्टिंग जो ट्रांजैक्शंस जो है विच आर करंट इन नेचर. नाउ व्हाट यू मीन बाय करंट इन नेचर, जैसे कि अगर हम बात करें द ट्रेड इन गुड्स, ओके, ट्रेड इन गुड्स, एंड द नेक्स्ट वन इज द ट्रेड इन सर्विसेज. गुड्स की अगर हम बात करें, वी अंडरस्टैंड हम क्रूड ऑयल लेते हैं कंट्रीज से, राइट, गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, वीट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सब क्या है, टैंजिबल गुड्स है. जब भी हम आदान प्रदान करते हैं, वी आर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग दीज गुड्स दैट कैन बी टैंजिबल, दैट इज सीन, दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ गुड्स. Okay, and then you have the trade of services. Okay, that is why trade of goods को एक और एक नाम है, that is called visible. इसको because these goods are visible, आप देख सकते हो. सर्विसेज क्या होते हैं, दे आर इनविजिबल, ये आप देख नहीं पाते हो. जैसे कि अगर हम बैंकिंग की बात करें, टूरिज्म की बात करते हैं, शिपिंग सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, तो यहाँ पे हम देखते हैं दीज आर द सर्विसेज वेयर इंडिया इज गिविंग सर्विसेज टू अदर कंट्रीज, और दूसरे कंट्री हमको सर्विस दे रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ सर्विसेज. एंड वी नो दैट इंडिया हैज ऑलवेज बीन एक्सेलिंग इन सर्विसेज. पॉपुलेशन ज्यादा है, सर्विसेज तो हमारे ज्यादा होंगे ही, है ना, दूसरे कंट्रीज के लिए, एंड ऑल ऑफ दैट. So that is trade of services. And apart from that, invisibles में और एक component आता है, that is with regard to transfers, right, transfer and income. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसफर और इनकम क्या है. ट्रांसफर और इनकम यहाँ पे मेंशन किया गया है. इट इज विद रिगार्ड टू, अगर आप जो इंडियन है, ओके, जो वर्क करता है मे बी यूएसए में, वो अपने परिवार को कुछ पैसे बेचता है, उसकी जो फैमिली केरला में है, इट इज ही सेंडिंग सम अमाउंट टू हिज फैमिली फॉर देयर बेनिफिट. सो देयरफॉर दैट इज योर ट्रांसफर पेमेंट्स. फिर आता है इनकम. ओके, नाउ अगेन इनकम जो है दैट इज मेनली द इनकम जो मिलती है कंट्री को बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दैट द कंट्री हैज मेड, है ना. उनको इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी वी अंडरस्टैंड सम पॉजिटिव प्रॉफिट्स आर गोइंग टू कम, सम डिविडेंड इज गोइंग टू कम, राइट. So this is the income aspect of it. Sometimes we also get donations, we get gifts. So these are all coming under the transfer aspect of it. So यहाँ पे अगर हम देखें करंट अकाउंट में, अगर हम देखें we are in a surplus, यानी कंट्री को ज़्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू ज़्यादा हम दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा हमारे जा रहे हैं. So this is your current account surplus that we are experiencing in the fourth quarter. Now let's understand what do you mean by capital account. Capital account की अगर हम बात करें, capital account is less with regard to the current aspect of it. Current consumption नहीं है, but it is more with regard to investment. यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं. सो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जाम्पल FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओके, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या अगर हम लोन्स की बात करते हैं, है ना, या बैंक अकाउंट या बैंकिंग कैपिटल की बात करते हैं, okay, that is mainly coming under your capital account, mainly with regard to long term, with regard to investment, ये आता है capital account में. and यहाँ पे we find that there is more of a deficit, there is more of a deficit, and therefore we say balance of payment अगर overall देखें we are experiencing a deficit, but with regard to account, current account, we have faced a positive in the fourth quarter. तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल अगेन गिवन इन द इंडियन एक्सप्रेस. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है दैट इज ECRL. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट एंड देन आई एम गोइंग टू कम बैक टू द आर्टिकल. तो ECRL जो है ये एक 665 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट है, एंड दिस इज हैपनिंग वेयर इट इज अंडरगोइंग इन मलेशिया. ठीक है, ECRL. Now what is the full form of ECRL? It is East Coast Rail Link Project. East Coast Rail Link Project.
ये हम देखते हैं कौन से, उनका वेस्ट से लेके ईस्ट कनेक्ट कर रहा है थ्रू रेलवे पोर्ट क्लांग टू कोटा बारू, दिस इज ऑफ मलेशिया। ठीक है, तो ये जो है इनका जो ओनर है, ओनर जो है ये मलेशिया है, बट यहाँ पे जो प्रोजेक्ट जो है ये किसका है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ये हमारा चाइना है। ठीक है, तो चाइना और मलेशिया के बीच में दिस इज द प्रोजेक्ट दैट इज लिंकिंग द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इनफैक्ट इनको बंद भी किया था कुछ टाइम के लिए, राइट, 2020 में बंद भी किया था। वी ऑल्सो सी बिकॉज मलेशिया थॉट कि ये बैंकरप्ट हो जाएंगे, यू नो, बहुत कॉस्टली था, लेकिन बिकॉज ऑफ रीनेगोशिएशंस विद चाइना इन्होंने कुछ कम कर दिए पेमेंट्स एंड देयरफॉर नाउ इट हैज स्टार्टेड वंस अगेन एंड इट इज सपोज्ड टू कंप्लीट इन अबाउट 2026 लिखा है, पर 2028 तक दिस का कंप्लीशन हम देखते हैं। सो ये हमने देखा मलेशिया का ये प्रोजेक्ट है। अभी चाइना क्या कहता है, चाइना वॉन्ट्स टू बिल्ड अ पैन एशियन नेटवर्क। ओके, दैट मीन्स ये अभी बनाना चाहता है एक बड़ा सा प्रोजेक्ट कनेक्टिंग टू मलेशिया एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, दैट इट विल कनेक्ट इवन थाईलैंड, लाओस। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज को ये कनेक्ट भी करेगा, इज व्हाट मेंशन्ड इन द आर्टिकल। इट्स गोइंग टू बी अ पैन एशियन रेल नेटवर्क जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को कनेक्ट करेगा फ्रॉम म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब कंट्रीज को भी हम देखेंगे दैट इट इज गोइंग टू कनेक्ट। एंड 30% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जैसे हम बात करते हैं थ्रू द मलाक्का स्ट्रेट, जो मलेशिया, सिंगापुर, इस रीजन से 30% of the trade pass होता है and therefore China wants to be a global leader with regard to creating of this railway network ताकि उनको भी benefit हो सके। So this is of course an article with regard to China and Malaysia, but questions आ सकते हैं कि ये किसका project है और कहाँ पे बना है, इसीलिए we have discussed it. And proceeding to the last article of the day, this is with regard to Kerala. Okay, now why is this important? Because Kerala is the first state जिन्होंने पब्लिश किया है PBR. Now what do you mean by PBR? This is People's Biodiversity Register. People's Biodiversity Register. तो ये क्या करता है? This is like a comprehensive data record. Okay, which जो बताता है biodiversity किसी region की, habitats, important, you can say ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब कुछ एक रिकॉर्ड बनाता है एक किसी रीजन का, किसी लोकल रीजन का पूरा बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं, उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उसको हम कहते हैं पब्लिक या पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। सो केरला इज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने ये पहला वॉल्यूम निकाल के रखा है फॉर ऑल द लोकल बॉडीज। ठीक है, नाउ व्हिच इज द फर्स्ट पंचायत, दैट इज तरकरा। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पंचायत। सो दैट इज विद रिगार्ड टू अ गुड न्यूज फॉर इंडिया बिकॉज इट हैज नाउ ट्राई टू हैव इट्स ओन रजिस्ट्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन अगर हम इंडिया के एस्पेक्ट की बात करें, वी हैव सीन दैट इंडिया में India constitutes about a very small portion of land, that is about 2.4% of the Earth's land mass. The land area की बात करें, हमारे land just 2.4% है out of total global land. लेकिन 7.8% इतने स्पीशीज इंडिया में पाए जाते हैं। सो दैट इज समथिंग रिमार्केबल। लैंड एरिया छोटा है पर स्पीशीज काफी ज्यादा है, 7 से 8% के वर्ल्ड स्पीशीज यहाँ पे पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स देखें अराउंड द वर्ल्ड, देयर आर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? दिस मेनली टेल्स यू कि एनी रीजन में अगर बहुत सारे स्पीशीज पाए जाते हैं और उनका ज्यादा जल्दी से यू कैन से लॉस्ट हो रहे हैं या ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, है ना, तो उनको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। व्हेन यू फाइंड लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड दे आर गोइंग एक्सटिंक्ट, इनको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो इंडिया में देयर आर 36 टोटल और इंडिया में हम देखते हैं वी फाइंड 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। नाउ वेयर आर द रीजन्स? दैट इज मेघालय, दैट इज सॉरी हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड सुंदालैंड। ओके, सुंदालैंड। नाउ रिमेंबर जो 3 और 4 है ये इंडिया में ऑफ कोर्स देयर इज पार्ट ऑफ इट दैट इज इन इंडिया, बट इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटिंग अदर कंट्रीज लाइक हमारे साउथ ईस्ट एशिया। तो सुंदालैंड और सब इवन इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट, सो पार्ट ऑफ इट ऑफ कोर्स इज इन इंडिया
इंडिया, राइट, हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स की अगर हम बात करें, सो वी अंडरस्टैंड दैट दीज रीजन्स आर पार्ट ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर अगेन इट इज समथिंग रिमार्केबल टू नोट। तो ये था आज का डिस्कशन, बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आज हमने देखे थे। डोंट फॉरगेट टू सी द वीडियो विथ रिगार्ड टू द 20 क्लैट क्वेश्चंस टू गेट एंड टू अंडरस्टैंड कि आपके कितने सही आंसर्स हुए हैं। थैंक यू।